दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ दिनों से पूरे समाज को चिंता में डाल दिया। और मैं समझता हूँ ये सही वक्त है कि जब समाज को इस पर चिंतन भी अवश्य करना चाहिए। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली बॉयज़ लॉकर रूम, गर्ल्स लॉकर रूम की। इस तरह की घटनाएं कल चाहे मुंबई में हुई हों, आज दिल्ली में हुई है, कल हो सकता है देश के किसी और शहर की सुर्खियां बने हैं। चिंता का विषय है, लेकिन चिंता की जितनी हम इससे चिंतित हो रहे हैं उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ चिंतन का विषय है। हमें ये सोचना होगा कि आखिर ये जो इफ़ेक्ट है इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि देखिए जो भी कुछ होता है वो कॉज एंड इफेक्ट फिनोमिना पर आता है। एक कॉज होता है और उसका एक परिणाम होता है, उसका एक रिजल्ट होता है, उसका एक इफेक्ट होता है। तो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग द इफेक्ट, एंड वेयर इज द कॉज। जब तक हम उस कारण को नहीं ढूंढते, उस कारण को ढूंढकर उस पर चिंतन नहीं करते, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, आत्मविश्लेषण नहीं करते, तब तक इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगा पाना या इस तरह की गतिविधियों की पुनरावृत्ति को रोकना मैं समझता हूँ असंभव है। बॉयज़ अथवा गर्ल्स, बॉयज़ के द्वारा इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर या और दूसरी सोशल साइट्स के ऊपर कुछ इस तरह के मॉक पिक्चर डालना, ऑब्जेक्टिफिकेशन, बॉडी शेमिंग, सेक्सुअल एक्सप्लिसिट डेरोगेटरी रिमार्क्स, ये चाहे बॉयज़ की तरफ से हो या गर्ल्स की तरफ से हो, इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिस आधुनिक युग में आज हम जी रहे हैं, इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की कोई मायने नहीं। ये पुरानी बात है। आज से 50-60 साल पहले तक ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज में था, लेकिन अब इसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। एक समय था जब छोटी बच्चियों को घर में दादी, नानी, ताई, चाची, क्योंकि कंबाइंड फैमिलीज होती थी, अक्सर भरे पूरे परिवार होते थे, और बच्चे अक्सर बुजुर्गों के संरक्षण में पल कर बड़े होते थे, और वहीं से उन्हें भिन्न भिन्न कहानियों के माध्यम से अलग अलग तरीक़ों से उनमें हम संस्कार, उनमें कल्चरल वैल्यूज़ इनकलकेट करते थे। अब चूँकि सब न्यूक्लियर सेटअप्स हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, बुजुर्ग अब लगभग बच्चों के लिए अनअवेलेबल से ही हैं। किसी एक आध परिवार में 100-200 परिवार को देखें तो किसी एक आध परिवार में कोई बुजुर्ग का साथ हो सकता है बच्चों को मिल रहा हो, लेकिन अक्सर बच्चे आजकल इस सुविधा से वंचित ही हैं। कारण जो भी हो, इसमें मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन तब होता क्या था कि जब छोटी बच्ची होती थी तो उसे परिवार में बुजुर्ग लोग अक्सर उसके अंदर संस्कार भरते थे। कैसे भरते थे कि देखो ये बाबा आए हैं, ताऊ आए हैं, चाचा आए हैं, चलो उठ उन्हें पानी दो। यानी कि वो जो जोर पानी देने पर रहता था, वो फीमेल चाइल्ड के ऊपर रहता था। यानी कि उसके पीछे एक सोच होती थी, क्योंकि वो एक वक्त था जब लड़कियां अक्सर वयस्क होकर एक
कुशल गृहिणी के रूप में ही उन्हें अपना जीवन यापन करना होता था। उस समय सुविधा बहुत कम लड़कियों को शिक्षा की उपलब्ध थी। बहुत कम परसेंटेज, हार्डली 10-12% आप मान सकते हो सकता है ये भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, लड़कियाँ पढ़ पाती थी। और उनमें से भी एक बहुत कम परसेंटेज रोजगार के लिए बाहर निकलती थी, उसे रोजगार मिलता था, समाज में उसका एक एक्सपोजर होता था। तो ये संख्या बहुत कम थी। तो उस हिसाब से ये कहना, बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराना, उसे एहसास कराना कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें एक माता के रूप में आगे बड़ा होना है। वो थोड़ी सी बड़ी होती थी तो अपनी माता के साथ रसोई में, घर के दूसरे कामकाज में हाथ बटाने लगती थी। और लड़कों को भी मोरलेस इसी तरह की शिक्षा दी जाती थी कि उसे कैसे लड़कियों के साथ, बहनों के साथ व्यवहार करना है। घर घर की ही नहीं, इवन मोहल्ले की, पूरे गांव की जो लड़कियां हैं कि उन्हें किस नज़र से देखना है, वो सब तेरी बहन के जैसी हैं, कोई बुआ के जैसी है। तो संबोधन भी अक्सर यही होते थे। तो उस परिवेश में, जिस परिवेश की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक बच्ची होती थी वो किसी एक माता पिता की बच्ची नहीं होती थी, वो उस पूरे मोहल्ले की बच्ची होती थी, वो उस पूरे समाज की बच्ची होती थी, वो उस पूरे गांव की बच्ची होती थी। अक्सर आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, कुछ ही पिक्चरों में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये तो गांव की बेटी है, ये गांव की इज्जत है। और कभी ऐसी बात होती थी तो सारा गांव उसकी सुरक्षा के लिए खड़ा हो जाता। ये एक व्यवस्था थी, हमारी संस्कारित व्यवस्था थी। आप ऐसा नहीं समझें कि मैं कोई डोगमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं कोई परंपरावादी विचारों के कारण ऐसी बात कर रहा हूँ, नहीं। मैं केवल आपको थोड़ा सा पास्ट में इसलिए ले जाना चाहता हूँ कि हमारी एक व्यवस्था थी, और जब तक ये व्यवस्था रही, जिंदा रही, तब तक हम ऐसे बहुत सारे अपराधों से बचते रहे। महिलाओं की आंखों में लज्जा रही, शर्म रही, समाज में आदर रहा, सम्मान रहा। ऐसा नहीं है कि तब क्राइम नहीं होते थे, होते तब भी थे, लेकिन परसेंटेज बहुत कम थे। क्योंकि क्राइम तो देखिए, इसे तो कभी भी किसी भी युग में पूरी तरह से कोई रोक नहीं पाया है। इवन अगर आप, रावण का उदाहरण है, जो रामचंद्र जी की पत्नी सीता को ही उठा के ले गया था। द्वापर में आइए, द्रौपदी का चीरहरण भरी सभा में, एक राजसी परिवार में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि क्राइम कोई नई चीज नहीं है, लेकिन क्राइम का बेलगाम हो जाना एक चिंता का विषय है। इस पर जरूर समाज को चिंतन करना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल, कोई ना कोई चूक जरूर हो रही है। तो इसलिए मैं कुछ पुराने समय की बात कर रहा हूँ। आजकल समय बदल चुका है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कुछ है नहीं। जिस तरह से लड़कों को ब्रॉटअप किया जाता है, एग्जैक्टली वैसे ही लड़कियां भी रेज की जा रही हैं। वही एक वातावरण है, वही सब कुछ, वैसे ही खेलना, वैसे ही कूदना, वैसे ही पढ़ना, वैसी सुविधाएं, वैसे ही सुख, वैसी एक्सपोजर। लेकिन इसका कहीं ना कहीं असर हमें देखने को मिलता है। कैसे मिलता है, देखिए मैं बताता हूँ कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन की अगर बात करें, तो कुछ 1 लाख साल पहले हम ऐसे एग्जैक्टली जैसे आज हैं ऐसे नहीं थे। बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है मानव की आंतरिक संरचना में, बाह्य संरचना में। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां बदली हैं, प्रकृति में बदलाव आया है, जीवन शैली बदली है, उसके अनुरूप ये परिवर्तन आते चले गए। तो इससे एक बात सिद्ध होती है कि प्रकृति का हमारे विकास के साथ गहरा संबंध है।
वैसे भी आप देख सकते हैं, एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में अगर आप देखें कि कुमाऊँ, गढ़वाली, प्लेन के लोगों को देखें तो यू कैन इजीली डिमार्केट कि ये आदमी कुमाऊँ गढ़वाली है, ये आदमी पहाड़ का है, ये आदमी प्लेन का है। तो उसकी बाह्य संरचना में फ़र्क होता है। वो फ़र्क इसलिए होता है ताकि वो उस भौगोलिक परिस्थिति में अपने आप को ठीक से एडप्ट कर ले, उस अनुकूलता में अपने जीवन को आसानी से जी सकें। बाह्य देशों की आप बात करें तो आप चेहरों को देखकर पहचान सकते हैं कि ये अमुक व्यक्ति चाइना को बिलोंग करता होगा, ये अमुक व्यक्ति अफ्रीका को बिलोंग करता होगा। उनकी बाह्य संरचना को देखकर आप पहचान सकते हैं। मैं सिर्फ इसीलिए इस बात को बता रहा हूँ कि प्रकृति का गहरा संबंध व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य विकास दोनों से है। अब जब यही बच्चियां एक जैसे वातावरण में रह रही हैं, पल रही हैं, बढ़ रही हैं, तो प्रकृति कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि मेरे क्लिनिक में लगभग 1000 से ज़्यादा केस PCOS, एक डिजीज होती है बच्चों में, बच्चियों में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या पीरियड्स आते ही नहीं हैं, और अगर पीरियड आते हैं तो एन ओवुलेटरी पीरियड्स होते हैं, जिसके कारण उनमें इनफर्टिलिटी देखी जाती है। और आप देख रहे हैं कि आज से 25-30 साल पहले तक इनफर्टिलिटी इतनी नहीं थी जितने इनफर्टिलिटी सेंटर्स आज आपको नज़र आते हैं। कारण कारण सिंपल है कि जो नेचर है वो कंफ्यूज है कि मैं इस बच्ची के अंदर फेमिनिटी को डेवलप करूं कि मैं इस बच्ची के अंदर मस्कुलिनिटी को डेवलप करूं, क्योंकि उसका उठना बैठना, खाना पीना, सोचना, रहना सब लड़कों के समान हो गया है। और जब मैं अक्सर टेस्ट कराता हूँ इन बच्चों में तो एक अच्छी खासी तादाद में इनके अंदर जो मेल हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है लड़कियों में, उससे कई गुना अधिक पाया जाता है। तो यहाँ आपको कोरिलेट करने की ज़रूरत है कि कैसे प्रकृति भी कंफ्यूज हो रही है। तो मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम लड़कियों को दोयम दर्जे के नागरिक समझें या उन्हें ही केवल हम संस्कारित करें, लड़कों को संस्कारित ना करें। नहीं नहीं, ऐसा मेरा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि हमें इस डिस्क्रिमिनेशन को कहीं ना कहीं जिंदा अवश्य रखना चाहिए। इसकी इसका रंग, इसका रूप पहले की अपेक्षा कुछ भिन्न हो सकता है, पर निश्चित रूप से एक लड़की को उसे यह एहसास कराया जाना चाहिए कि उसे एक मातृत्व के साथ बड़ा होना है, उसके एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसे जीवन में फेस करनी है। उसके लिए उसे आज तैयार होना है, उसे इस तरह से तैयार होना है ताकि उसकी जो फेमिनिटी है वो प्रिजर्व रहे, उसकी फेमिनिटी डिस्ट्रॉय ना हो। खैर छोड़िए, ये तो एक बात हो गई। बात हम जिस बात को हमने शुरू किया था, बॉयज़ लोकर रूम, गर्ल्स लोकर रूम, उस पर आते हैं। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, और मैं समझता हूँ कि ये उदाहरण से शायद बहुत सारी चीज़ें हम सबको समझ आ सकती हैं। हमारे परिवारों में, जैसा कि आम तौर पे होता है, हमारे परिवारों से मेरा मतलब है जो ठीक से खाते पीते परिवार हैं, संपन्न परिवार हैं, उनके घरों में अक्सर जब किसी बच्चे का जन्मदिन होता है या कोई वर्षगांठ का पर्व होता है या कुछ भी ऐसा फंक्शन होता है, तो अक्सर परंपरा ये बन जाती है कि भाई आज कुछ खाना जो है हमें ऑर्फन हाउस में भिजवाना चाहिए। ये एक दया के तौर पर, एक सिंपैथी के तौर पर एक ख्याल हमारे अंतर्मन में रहता है। ये क्यों रहता है? क्योंकि हमें मालूम है कि जो ऑर्फनेज में रहने वाले बच्चे हैं, जिन्हें हम यतीम कहते हैं, ऑर्फन कहते हैं, वो एक पीड़ा से गुजरते हैं। उनका जीवन अभावों से ग्रसित होता है। और यतीम कहते किसे हैं? कभी हमने सोचा? यतीम की परिभाषा क्या है? यतीम की परिभाषा है एक ऐसा बच्चा
जिसके सर के ऊपर माँ बाप का साया ना हो, जिस बच्चे को माँ का वात्सल्य, पिता का मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त ना हुआ हो, जिसके पास रहने की, खाने की कोई उचित व्यवस्था ना हो, ऐसा बच्चा जो दूसरों के आश्रय पर पलकर बड़ा होता है, तो ये हमारे अंतर्मन में जब कहीं होता है तो इसलिए हमें उनके ऊपर दया आती है। ऑर्फनेज यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर बच्चे रहते हैं, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का कुछ पता नहीं है या माता पिता नहीं है, जिनके लिए ना उचित खाने की, उचित आहार की व्यवस्था है, ना अच्छे कपड़ों की व्यवस्था है, ना अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, ना अच्छे संस्कारों की व्यवस्था है, और ना ही अच्छे भावनात्मक विकास के लिए उनके लिए कुछ ज़्यादा किया जा रहा होता है। तो जब मैं इस यतीम की परिभाषा आपसे कह रहा हूँ तो कभी आपने इसे अपने बच्चों के ऊपर लागू करके देखा? वो जो एक ऑर्फन हाउस, जो डिप्राइव्ड ऑर्फन हाउस है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर भी ऑर्फन हाउस ही हैं? बस फर्क इतना है कि वो डिप्राइव्ड ऑर्फनेजेस हैं और हमारा ऑर्फनेज विद अबंडेंस है, सारी सुख सुविधाओं से लैस है। वहाँ बच्चे अभाव में रहते हैं, यहाँ बच्चे हाई एंड, अप मार्केट, वेरी एक्सपेंसिव सुख सुविधाओं में रहते हैं। वहाँ पर बच्चे जो पल रहे हैं वो बच्चे भी उस ऑर्फनेज के कर्मचारियों के अधीन पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, जो कि जो ऐसे कर्मचारी जो बहुत डेवलप नहीं है, मानसिक रूप से डेवलप नहीं है, स्पिरिचुअली डेवलप नहीं है, इमोशनली डेवलप नहीं है, क्योंकि वो तो केवल नौकरी करने के लिए आते हैं, वो नौकरी, उन्हें पैसा मिलता है, वो चाहे जैसे उन बच्चों को ट्रीट करते हैं। लेकिन हमारे घर के बच्चे कैसे वातावरण में पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि मोर देन 90% परिवारों के बच्चे जो अर्बन बेस्ड हैं, न्यूक्लियर फैमिली में हैं, पति पत्नी अगर दोनों वर्किंग हैं, तो वो भी ऐसे ही किसी नैनी के हाथों में या घर में और एम्प्लॉयड कर्मचारियों के संरक्षण और मार्गदर्शन में पलकर बड़े होते हैं। उन्हें भी माँ का वात्सल्य और पिता का मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा होता। क्रचिज हाउस में पलने वाले बच्चे किस तरह के हाथों में, किस तरह के संस्कारों के साथ बड़े हो रहे हैं, यह भली भांति सोच सकते हैं। बच्चा जो एक गीली मिट्टी के जैसा है, कुम्हार उससे चाहे तो डेविल बना दे, कुम्हार उससे चाहे तो एंजल बना दे, ये कुम्हार की मानसिकता के ऊपर है। कुम्हार कौन है? कुम्हार मैं और आप हैं। कुम्हार हमारे घर में काम करने वाले कर्मचारीगण हैं, नैनी हैं, क्रच हाउस में उन बच्चों की देखभाल करने वाले लोग हैं। अब ये कुम्हार की मानसिकता, क्या सबकी मानसिकता वही होगी जो उस मिट्टी से एंजिल बनाना चाहेगा? ऐसा नहीं, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। तो चिंतन का विषय ये है कि हमारे बच्चों में और उस ऑर्फनेज के बच्चों में, उस डेप्राइव्ड ऑर्फनेज के बच्चों में कोई खास फर्क नहीं है, पर
अगर उस ऑर्फनेज का बच्चा क्राइम करेगा तो वो रोटी के लिए क्राइम करेगा, वो पैसे के लिए क्राइम करेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी अभाव में, पीड़ा में गुजरी है, भूख में गुजरी है। और लग्जूरियस, वेल फैसिलिटेटेड ऑर्फनेज के बच्चे जब क्राइम करेंगे तो वो ऐसे क्राइम करेंगे जो आज आपके सामने है, समाज के सामने है। ये पैसे के लिए, रोटी के लिए क्राइम नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने कोई अभाव नहीं देखा, इन्होंने कोई पीड़ा नहीं सही, इन्हें हर चीज समय से पहले मिली है, जरूरत से ज़्यादा मिली है और फ्रीडम के साथ मिली है। जब भी सुविधाएं जरूरत से पहले मिलती हों, समय से पहले मिलती हों, जरूरत से ज़्यादा मिलती हों और पूर्ण आज़ादी के साथ मिलती हों, अक्सर उनका दुरुपयोग होता है। और वही दुरुपयोग आज समाज देख रहा है। समाज में बहुत कुछ उपलब्ध है। इस आधुनिक युग में इंटरनेट पर, गूगल पर बहुत कुछ, बहुत कंटेंट, अच्छा बुरा हर प्रकार का कंटेंट उपलब्ध है। अब जैसे मैंने बताया कि बच्चे के अंदर क्या इनकलकेट किया गया है, उसके टेंडर माइंड में को किस तरह से प्रभावित किया है, किस तरह के लोगों ने प्रभावित किया है, अब ये डिपेंड करता है कि वो कैसा कंटेंट चुनता है। रहीम का एक दोहा आपको याद होगा, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी हो वैसो ही फल दी। स्वाति नक्षत्र की वो एक बूंद जो आसमान से चलती है, अगर केले के पत्ते पर पड़ जाती है तो कहते हैं ओस बन जाती है। वो किसी भुजंग सर्प के मुख में पड़ जाती है तो विष बन जाती है, और वो किसी खुले हुए सीप के अंदर चली जाती है तो मोती बन जाती है। बूंद वही एक है, फर्क संगति का है, वो क्या बनती है। तो दोस्तों, ये निश्चित रूप से एक बड़े चिंतन का विषय है। अगर हम ये सोचें कि इस तरह की समस्याओं का समाधान कोई जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट कर सकती है, कोई पुलिसिंग कर सकती है, कोई साइकियाट्रिस्ट कर सकता है, कोई साइकोलॉजिस्ट कर सकता है, नहीं, कोई नहीं कर सकता। मैं और आप कर सकते हैं। एक केयरफुल पेरेंटिंग, वॉचमैन पेरेंटिंग। कैसी पेरेंटिंग? जिसमें बच्चों के केवल फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट का ही कंसिडरेशन ना हो, उसके साथ साथ उनके इमोशनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का भी ख्याल रखा जाए। Being intelligent is a different thing and acting intelligent is a different thing. इंटेलिजेंट बहुत सारे लोग होते हैं, लादेन बहुत इंटेलिजेंट, और अक्सर ये आतंकवादी बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इनकी करतूत आप देखिए। तो इंटेलिजेंट होना और टू एक्ट इंटेलिजेंटली, निश्चित रूप से देयर इज ए ब्रिज इन बिटवीन, एंड दैट ब्रिज इज फिल्ड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? Emotional intelligence is the ability to realize the emotions of those who are around us, to recognize the emotions of oneself, and to use it to control our behavior, to decide our behavior, to decide our act. So now you can see how important is this emotional intelligence. If anybody is lacking emotional intelligence,
Maybe he is or she is too intelligent. Maybe his or her IQ is too high. But acting intelligent जब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस सफिशिएंट ना हो। और इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होती है? इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए जरूरत है स्पिरिचुअलिटी की। और स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या है? स्पिरिचुअलिटी के लिए है कि हर बच्चे का जो रोल मॉडल होते हैं उसके पेरेंट्स होते हैं, सबसे पहले रोल मॉडल। अगर वो माता पिता उस बच्चे के सामने स्पिरिचुअली अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, स्पिरिचुअली मीन्स बीइंग कंसेंशियस, हैविंग अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। एंड व्हाट इज दिस सेंस ऑफ being right and wrong? Using right words in front of the growing up children, positive words, courageous words, inspiring words, not the negative words, not the filthy words which we usually use deliberately or unknowingly। इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बात आप समझ लें, द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड is 1000 times more advanced than the psychology of an adult man। और इसलिए कहा भी जाता है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। यूं नहीं कहा जाता कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। देयर परसेप्शन इज वेरी हाई, बट दिस परसेप्शन decreases as the child grows up। why does it decrease? क्यों डिक्रीज होता है भाई? एडल्ट कहाँ से आया है वर्ड? जैसे जैसे हम एडल्ट्रेटेड होते चले जाते हैं तो हम एडल्ट हो जाते हैं। चाइल्ड इज इनोसेंट, नेव, एडल्ट्रेटेड नहीं है, लेकिन जब वो जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे हम उसके अंदर एडल्ट्रेशन करेंगे। और जब एडल्ट्रेशन एक एनफ अमाउंट में इसके अंदर जमा हो जाएगा तब ये एडल्ट कहलाएगा। सो एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु इज एडल्ट्रेटेड with all uncivil things, uncivil ideologies, unnatural and destructive thinking, thought process। और ये कुछ इस तरह से हो जाता है कि हमें इसकी भनक तक नहीं लगती, और आंखें खुलती हैं जब जब चीज़ें समाज में कुछ इस तरह से बॉयज लॉकर रूम या गर्ल्स लॉकर रूम के रूप में अचानक से सुरसा की तरह प्रकट होती है। आपको क्या लगता है ये कोई 50-100 बच्चे हैं? नहीं, ये तो एक आइसबर्ग फिनोमिना है। आपने देखा होगा अक्सर जब आप चावल पका रहे होते हैं या कोई चीज़ पका रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि गली की नहीं गली, तो आप उसमें से क्या करते हैं, 2 चावल निकालते हैं, उन्हें मसल के देखते हैं, उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि चावल पके हैं कि नहीं पके हैं। इसका मतलब केवल उस हंडिया में वो 2 ही चावल थोड़ी होते हैं, हज़ारों चावल और भी होते हैं। आप उसी से अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, ये तो एक आइसबर्ग है। आइसबर्ग का मतलब होता है कि 1/10 above the surface and 9/10 below the surface means hidden। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कितना बड़ा परसेंटेज इस एज ग्रुप का स्पॉइल हो रहा है, गलत दिशा में जा रहा है। और यही वो वर्ग है जो कल देश का कर्णधार बनेगा। कल देश की बागडोर इन्हीं के हाथों में आनी है। तो आप क्या उम्मीद करेंगे? अगर आज
हमारी चेतना नहीं जागी, आज हमारा चिंतन सही दिशा में नहीं गया, तो दोषी ये बच्चे नहीं हैं। मैं इनका कोई दोष नहीं मानता और ना ये दोषी हैं। जैसे मैंने कहा, मिट्टी गीली थी, कुम्हार ने जैसा बनाया, डेविल बनाया, एंजल बनाया, कुम्हार की मानसिकता थी, दोषी कुम्हार की मानसिकता है। मिट्टी कहीं दोषी नहीं है, दोष इनका बिल्कुल नहीं है। दोष एज ए पेरेंट्स हमारा है। हमने कहीं चूक की है, हमने कहीं भूल की है। तरक्की करना जरूरी है, मैं कोई ये नहीं कहता कि तरक्की करना गलत बात है, प्रोग्रेसिव होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी तरक्की आपसे कुछ ऐसी कीमत मांग रही है कि जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है, जिसकी भरपाई कुछ ऐसे दाम देकर होती है जो जीवन भर तो क्या, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक फांस बन जाए, तो मैं समझता हूँ ऐसी प्रोग्रेस का, ऐसे धन के इकट्ठे किए जाने का, ऐसे इंडस्ट्रीज खड़ी किए जाने का, ऐसे ईंट पत्थर जोड़ने का कोई लाभ नहीं है। हम इस प्लेनेट पर हमेशा के लिए नहीं आए हैं, एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है, सबको एक दिन जाना पड़ेगा। बस इतना सोचिए कि जब हम जाएंगे तो क्या छोड़कर जाएंगे। जो छोड़कर जाते हैं उसे हम लिगेसी कहते हैं, तो क्या ऐसी लिगेसी छोड़कर जाएंगे? और जब ऐसी लिगेसी छोड़कर जाएंगे तो साथ क्या लेकर जाएंगे? क्योंकि साथ भी कुछ ना कुछ तो ले जाना होता है। ये ऐश्वर्य, ये धन दौलत, ये इंडस्ट्रीज, ये तो साथ जाने वाला नहीं। अरे आप जब कहीं भी एयर ट्रेवल कर रहे होते हैं, करने के लिए जाते हैं, एयरपोर्ट पे चेक इन करते हैं, वहाँ पर आपकी सामान की जांच पड़ताल होती है, आपके हाथ में कोई बोतल होती है, कोई 1 लीटर का मान लीजिए कोई जूस है, फ्रूट है, मिल्क शेक है, मैंगो शेक है, वट एवर इट इज़, तो वहाँ के कर्मचारी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं साहब, आप इस बोतल को नहीं ले जा सकते, आप फ्लूड 1 लीटर फ्लूड आप जो है लेकर आपकी बोर्डिंग पॉसिबल नहीं। आप कहोगे भाई खाने पीने का सामान है यार, ले जाने दे, बोले नहीं 100 ml से ज़्यादा जो है अलाउड नहीं। तो ये 100 ml अलाउड है। आप यहीं से सोचिए ये 100 ml क्या है। ये 100 ml वो है जो हमारे साथ जा सकता है, और ये 100 ml है हमारा अच्छा कर्म, हमारे द्वारा की गई किसी की मदद, किसी की भलाई, ये केवल साथ जाने वाला है। तो हम इतने अंधे हो जाएं उस प्रोग्रेस के लिए, अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, व्यक्तिगत तरक्की के लिए, कि हम अपने घर को एक ऑर्फनेज में कन्वर्ट कर दें। मैं इससे सहमत हूँ, और मुझे लगता है यहीं पर, इसी पॉइंट पर हमें चिंतन की आवश्यकता है। ये देखिए हमारा शरीर है, इस शरीर की जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो एक सेल कहलाती है, कोशिका कहलाती है। ठीक इसी तरह से जो कंट्री है, देश है, उसकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ये बच्चा है। और एक सेल जैसे ग्रो करती है, मल्टीप्लाई करती है, और फिर एक टिश्यू में कन्वर्ट होती है, वैसे ये बच्चा भी कैसे एनवायरनमेंट में पल रहा है उसी के अकॉर्डिंग ग्रो करता है। और हेल्दी टिश्यू जब आगे ग्रो करता है तो वो एक ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही ये बच्चा जो एक अच्छे वातावरण में हमने रेज किया है, कल जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, स्कूल्स हैं,
जो और समाज से मिलने वाले संस्कार हैं, वो इसे एक अच्छे, जैसे कि टिश्यू एक अच्छे ऑर्गन में, और ऑर्गन का मतलब है कि जो एक स्पेसिफिक काम के लिए तैयार किया गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किडनी है, तो किडनी क्या है कि वो एक्सक्रीशन के लिए तैयार की गई है। लीवर है, लीवर हमारा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए तैयार किया गया है। ठीक ऐसे ही इस बच्चे को हम एक स्वस्थ परंपराओं के सहारे, स्वस्थ शिक्षा के सहारे, अच्छे मार्गदर्शन में, अच्छे संरक्षण में ग्रो करते हैं। तो इसका कंपैरिजन हम एक ऑर्गन से करते हैं, क्योंकि इसे समाज में आने के बाद कोई ना कोई एक स्पेसिफिक काम करना पड़ेगा। और जैसे ऑर्गन पूरी तरह से स्वस्थ हो, पूरी तरह से वेल डेवलप्ड हो, तो वो जैसे अपने फंक्शन को पूरी तरह से करता है, वैसे ही ये बच्चा भी कल पूरी तरह से कर पाएगा। जब यही ऑर्गन एक सिस्टम की फॉर्म में आते हैं, एक साथ कई ऑर्गन मिलते हैं और एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, जिसमें आपका माउथ है, जिसमें आपका इसोफेगस है, फूड पाइप है, स्टमक है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, लीवर है, पेंक्रियास, इतने सारे ऑर्गन एक सिस्टम को बना रहे हैं। और हर एक ऑर्गन अपनी स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग हार्मोनिकली और एक सिंक्रोनस वे में काम कर रहा है, तब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से काम करता है, और तब आप एक अच्छे स्वस्थ को महसूस करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम एक हेल्दी ऑर्गन की तरह इस बच्चे को डेवलप करेंगे, और यही बच्चा जब समाज में जाके हार्मोनिकली सिंक्रोनस वे में एक सिस्टम में जाएगा, सिस्टम के साथ काम करेगा, अपने पूरे डेडिकेशन और डिवोशन के साथ काम करेगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कंसेंशियसनेस के साथ काम करेगा, तो ऐसे समाज की कैसी सूरत होगी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, ऑर्गन इल डेवलप्ड है, प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, उसमें कोई डिफेक्ट है, तो वो अपने फंक्शन को सुचारू रूप से नहीं कर पाएगा। वैसे ही अगर इस बच्चे की ग्रूमिंग में भी कहीं ना कहीं हमने कमी छोड़ दी, लापरवाही छोड़ दी, तो ये भी जब सिस्टम का पार्ट बनेगा, तो अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कंसेंशियसनेस के साथ काम नहीं कर पाएगा। तो भी आप एक समाज की, तो समाज कैसा होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। और जब यही कई सारे सिस्टम एक साथ काम करते हैं, तो ये हमारा पूरा शरीर जो आपको दिखता है बाहर से, एक स्वस्थ शरीर के रूप में हम जिंदा रहते हैं। यानी कि जब यही बच्चे, जैसे मैंने बताया, एक सेल की फॉर्म में होते हैं, फिर कैसे एक टिश्यू की फॉर्म में डेवलप होते हैं, फिर कैसे एक ऑर्गन की फॉर्म में डेवलप होते हैं, फिर कैसे ये ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, और कैसे ये फिर कई सिस्टम मिलकर एक पूरी फिजिकल बॉडी जो आपके सामने दिख रही है, ऐसे ये कंट्री बनाते हैं। इसी तरह से हमें ये एक इनडायरेक्ट चिंतन करना होगा। किसान देखिए, अगर कुछ किसानों को एक ही बीज दे दिया जाए, एक ही लोकेलिटी के किसानों को, तो मैं नहीं समझता कि उनकी होने वाली फसल एक जैसी यील्ड की हो, अलग अलग हो। मैं पूछूं क्यों ऐसा हुआ कि जब हमने उन्हें सबको एक सेम क्वालिटी का सीड दिया, तो ये फसल अलग अलग क्यों हुई, अलग अलग यील्ड क्यों हुआ? तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि केवल बीज ही जिम्मेदार नहीं है फसल के लिए, कई और सारे फैक्टर्स भी जिम्मेदार हैं। और उनमें से जो फैक्टर्स हैं, क्वालिटी ऑफ द सॉइल, समय पर केयरिंग, नर्चरिंग, वाटरिंग, मैन्योरिंग, और ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग, कि जंगली जानवर आके फसल को नुकसान ना पहुंचा सकें।
इसकी पूर्ण व्यवस्था। जो किसान इस सब को पूरे डेडिकेशन, डिवोशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर पाया, उसकी फसल की यील्ड मैक्सिमम, और जो कहीं फेल हुआ, चूक गया, उसकी फसल की यील्ड कम। तो यही दर्शन है। अगर हम इस दर्शन के साथ एक केयरफुल वॉचमैन लाइक पेरेंटिंग अपने इन बच्चों को दे पाने में सफल हो सकेंगे, जो कि हमें निश्चित रूप से होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो शायद हम इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोक पाएंगे, अन्यथा तो ये जारी रहेंगी, यूं ही चलती रहेंगी। सोचिए। धन्यवाद। नमस्कार। ओम।